गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हमारा चैप्टर चल रहा था व्यावसायिक सेवाएं। हम उसमें पढ़ चुके हैं, व्यावसायिक सेवाओं के बारे में जान लिया है हमने कि व्यावसायिक सेवाएं क्या होती है, उनके प्रकार हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने बैंकिंग पढ़ लिया था पूरा, और हमारा चल रहा था इंश्योरेंस, बीमा चल रहा था। इसमें हमने पढ़ लिया था बीमा के बारे में कि बीमा क्या है, बीमा के कार्य क्या हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा बीमा के सिद्धांत। ठीक है, बीमा के सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत पे नियम होते हैं जिन्हें बीमा व्यवसाय में लगे हुए जो हित अधिकारी ने अपने काम करने में अपनाया है। ठीक है, तो किसी भी वैध बीमा की जब अनुबंध किया जाता है तो ये विशिष्ट सिद्धांत है, उनको अप्लाई करना होता है, उसको पूर्णतः पालना करनी होती है। तो हम सबसे पहला सिद्धांत आज पढ़ने जा रहे हैं, पूर्ण सदविश्वास का सिद्धांत। देखिए, मैं बताऊं, जब आप बीमाकर्ता और बीमादार जब आपस में एक अनुबंध करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पसंदीदा शब्द यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो उसमें पूर्ण सदविश्वास होना चाहिए। कैसे पूर्ण सदविश्वास? कि बीमा कराने वाला और बीमा करने वाला व्यक्ति जो भी जिस भी विषय वस्तु का बीमा करा रहा है, तो उनका दायित्व है कि जो प्रस्तावित जोखिम जिसका आप बीमा करा रहे हैं उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तत्व आप लोगों को पता है उसे आपको पूरे विश्वास के साथ दूसरे व्यक्ति को बता देने चाहिए। यानी आप बीमा करवा रहे हैं तो आपको अपने जीवन से संबंधित, अपने माल से संबंधित किसी भी जोखिम के बारे में आपको पता है कि उसके प्रकृति में ये डिफ़ॉल्ट्स हैं, तो वो आपको बता देने चाहिए ताकि बीमा कंपनी को पता रहे। और इसी तरह से बीमा कंपनी जो अनुबंध करती है तो बीमा पॉलिसी से संबंधित जो भी नियम, कायदे, कानून है वो पूरी तरह से उसे समझा देने चाहिए। ऐसा मानते हैं कि ये जो अनुबंध होता है पूर्ण विश्वास पर आधारित होता है। अगर किसी भी पक्षकार ने कोई भी तत्व जो इस प्रश्न विधान से संबंधित है जिससे कि कुछ गलत हो सकता है, छुपाया है, ऐसी सिचुएशन में सामने वाले पक्षकार को अनुबंध को रद्द करने की क्या मिल जाती है? अनुमति मिल सकती है। इसलिए ये सिद्धांत कहता है कि पूरे सिद्धांत पूर्ण विश्वास के साथ आपको सभी तत्व, एक विवेकशील प्राणी जो होता है जिसे वो तत्व पता है और उसने नहीं बताया है, तो वो क्या हो जाएगा? डिफ़ॉल्टर माना जाएगा। सामने वाले व्यक्ति को परमिशन मिल सकती है कि वो अनुबंध को रद्द कर दे। ठीक है, तो ये होता है पूर्ण विश्वास का सिद्धांत। दूसरा होता है बीमा योग्य हित का सिद्धांत। आप बीमा योग्य हित क्या होता है कि बीमाकृत का बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य होना आवश्यक है। बीमा योग्य हित का सिद्धांत इस बात को मान के चलता है कि मकान, जहाज, मशीन, जीवन की संभावित देयता का बीमा नहीं कराया जा सकता है, बल्कि उसके अंदर आपका क्या आर्थिक स्वास्थ्य, यानी उनके स्वार्थ क्या है कि आप कोई भी चीज़ जिसका बीमा करा रहे हैं, आज किसी के मरने में, किसी मशीन के ख़राब हो जाने से हमको आर्थिक हानि होती है। किसी के मरने से क्या होता है कि हमारे को आर्थिक हानि कैसे होगी कि हम अपना जीवनचर्या कैसे चलाएंगे। तो हर विषय वस्तु के अंदर बीमा हित होना ज़रूरी होता है। बीमा योग्य हित का मतलब होता है बीमा अनुबंध की विषय वस्तु में आर्थिक स्वार्थ का होना। किसी वस्तु या जीवन के सुरक्षित रखने में बीमा योग्य हित को यह कानूनी रूप से होना चाहिए, तभी जिस घटना के विरुद्ध उसने बीमा कराया है उसके घटित होने पर उसके वित्तीय हानि होगी। ये संपत्ति का बीमा कराया है तो बीमाकृत का विषय वस्तु की घटना के घटित होने पर बीमा योग्य होना चाहिए। जैसे आपने मकान का या माल का बीमा कराया है तो माल की हानि होने पर आपको हानि होनी चाहिए, तो ये बीमा योग्य कहलाएगा। बीमा योग्य के लिए आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति संपत्ति का स्वामी हो। उदाहरण दे रखा है कि यहाँ पे कि न्यासी दूसरों की, आपने किसी की गिरवी रख रखी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसकी संभालना। ऐसी सिचुएशन में आपको अगर कोई चीज़ का नुकसान हो जाता है तो आपको भरना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है कि दूसरों की ओर से संपत्ति का अधिकार है, लेकिन उस पर संपत्ति का बीमा योग्य माना जाएगा। तीसरा होता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा दोनों में क्षतिपूर्ति के लिए अनुबंध किया जाता है, जबकि जीवन बीमा क्षतिपूर्ति अनुबंध नहीं है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार बीमाकार को हानि होने पर बीमाकृत को उसे उस स्थिति में लाने का वचन देता है। यानी जो बीमा करने वाला व्यक्ति कहता है कि किसी भी प्रकार की आपकी वस्तु में, माल में, जहाज में आग से जलने पे अगर आपकी कोई हानि होती है आर्थिक, तो मैं उस हानि को, उस वस्तु को पुनः उस रूप में लाने तक का आपको वचन देता हूँ। लेकिन दूसरे शब्दों में अगर जीवन बीमा की बात करें तो आप इंसान को नहीं ला सकते हैं, तो जीवन बीमा पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है।
बीमाकार बीमा कराई हुई वस्तु के नष्ट होने पर उसकी क्षति पहुंचने के कारण जो भी क्षतिपूर्ति होती है उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। क्षतिपूर्ति की राशि और हानि की राशि को मुद्रा में मापन किया जाता है और उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती है, जबकि ये सिद्धांत जीवन बीमा पर कभी भी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन की क्षति का मूल्यमापन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका निकटतम कारण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बीमा पॉलिसी केवल उन हानियों की पूर्ति करती है जो पॉलिसी में वर्णित जोखिमों का परिणाम होती है। जब हानि 2 या 2 से अधिक कारणों से होती है तो हानि की पूर्ति तभी होगी जब निकटतम कारण से हुई भी क्षति हो। हानि के निकटतम कारण का अर्थ क्या है? सर्वाधिक प्रमुख और सर्वाधिक प्रभावी कारण उसे कारण हानि होना स्वाभाविक है। यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो दुर्घटना में निकटतम कारण को ध्यान में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं देती हूँ कि मान लीजिए आपका मकान बना रहे हैं, ठीक है, और आप मकान बनाते हैं और आप अंडरग्राउंड बना रहे हैं और आप खुदाई कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर पड़ोसी के मकान को कोई क्षति पहुँचती है तो क्या होगा? दूसरे की वजह से हो रही है तो निकटतम कारण हुआ ना, तो ये सिद्धांत यहाँ पे लागू होगा। अधिकार समर्पण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है कि बीमाकार के बीमाकृत विकल्प स्रोत से वसूली करने का अधिकार की सीमा तक दावे निपटारण के पश्चात उसका स्थान लेने से होता है। होता क्या है कि मान लीजिए हमने किसी संपत्ति का बीमा करा और वो मान लो टूट फूट गई, आपको उसने बीमा कंपनी ने पैसे दे दिए, तो बीमा कंपनी अब जो बची हुई चीज़ें हैं जिससे आपने और कुछ करा रखा है, तो आप क्या करेंगे? उस दूसरे व्यक्ति से आप उसके मालिक स्वयं बन जाएंगे और उससे संबंधित जो भी दावे है उसका पैसा आप वसूलेंगे, है ना। तभी तो आप उस बीमा कंपनी ने तो आपको उस चीज़ का पूरा पैसा दे दिया, तो आपको तो चीज़ मिल गई या पैसा मिल गया, तो बची हुई जो चीज़ है उसका मालिक अब कौन हो गया? बीमा कंपनी हो जाएगी ना। तो वो उसका स्थान ले लेती है जिस संपत्ति का बीमाकृत ने बीमा कराया है। उसकी हानि होने पर या उससे क्षति पहुँचने पर जिस उस हानि या क्षति की पूर्ति हो गई है उस संपत्ति का स्वामित्व बीमाकार को हस्तांतरित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि बीमाकर क्षतिगत संपत्ति को बेचकर या गुम हुई संपत्ति के मिल जाने पर कोई लाभ ना कमा ले। जैसे आपने मान लीजिए स्कूटर टूट गया, हमने आपको पैसे दे भी दिए, आप क्या करोगे? बचे हुए स्कूटर को बेचकर आप तो स्क्रैप से भी 2-4 हज़ार रुपये वसूलोगे। तो यह लाभ नहीं कमाना, बीमा का कराने का मतलब लाभ कमाना नहीं है, सिर्फ जो क्षति हुई है, एक्चुअल वास्तविक क्षति होती है, उसका ही पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, वो अधिकार स्वामित्व किसके पास चला जाता है? बीमाकृत के पास चला जाता है। ठीक है, अगला आता है योगदान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर बीमा के अंतर्गत दावे का भुगतान कर देने के पश्चात बीमाकार अन्य बीमा कंपनी जिनसे आपने बीमा कराया है उनसे हानि की राशि के उस भाग को पाने का वसूल करने का अधिकारी होता है, यानी उनका योगदान प्राप्त करने का अधिकारी। इसका अर्थ है कि मान लीजिए आपने दोहरा बीमा यानी एक से अधिक कंपनियों से बीमाकार से हानि के लिए बीमा करा रखा है, तो जिस अनुपात में आपने बीमा कराया है तो हानि की राशि को भी वो बीमादार जो होंगे वो अपने अपने योगदान के अनुपात में उसे बांटेंगे। ठीक है, वास्तविक हानि की राशि से अधिक आप प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं, आपने हमसे भी पूरा पैसा ले लिया, अब उस जाकर दूसरी कंपनी से भी आप कहेंगे कि साहब हमारी तो इतनी हानि हो गई, पैसे दीजिए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हानि को कम करने का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि बीमाकार का ही कर्तव्य होता है कि जिस चीज़ का आपने बीमा कराया है उस संपत्ति की हानि या क्षति को न्यूनतम करने के लिए आपने भरसक कदम उठाए होंगे, भरसक प्रयास किए होंगे। ये कहते हैं हानि को कम करने का सिद्धांत। कहते हैं कि आपको पता है मेरी चीज़ में आग लग रही है और आप उसको बुझाओ मत, क्योंकि हमने तो बीमा करा रखा है साहब, बीमा करा रखा है तो हम क्यों बुझाएं? जल जाएगी तो बीमा कंपनी पैसा दे देगी। लेकिन अगर कोई भी तत्व ये चीज़ उजागर कर देता कि आपने हानि को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और बीमा कंपनी उसको प्रूव कर देती, तो ऐसी स्थिति में आप क्षति की पूर्ति पाने के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए आपको हानि को कम करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। ये कहता है बीमा का हानि को कम करने का सिद्धांत। तो आज मैंने आपको ये सारे सिद्धांत जो पढ़ाए हैं आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, और एक बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से बनता है बच्चों, तो आप जब ध्यान